हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी तो पाठशाला में। आज हम लोग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का जो सीरीज हमारा चल रहा है उसमें हम लोग 4th चैप्टर को पढ़ेंगे। और ये जो 4th चैप्टर है ये एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 के 5th चैप्टर से लिया गया है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे व्हेन पीपल रिवॉल्ट 1857 एंड आफ्टर। कह रहा है कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि 1857 और उसके बाद यहाँ के लोगों ने कैसे रिवॉल्ट किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट। तो इसमें हम लोग डिटेल में इस बारे में इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब कह रहा है कि पॉलिसीज एंड द पीपल। In the previous chapters you looked at the policies of the East India Company and the effect they had on different people। अब कह रहा है कि पिछले चैप्टर्स में हम लोग जो पिछले चैप्टर्स को पढ़े हैं उसमें देखें जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पॉलिसीज़ है उससे हर एक सेक्शन, जो भारतीय समाज का हर एक सेक्शन है, चाहे वो नवाब्स रहे है ना, चाहे वो ज़मींदार्स रहे, चाहे वो क्या होगा कि व्यापारी रहे, चाहे वो किसान रहे, चाहे वो ट्राइबल्स लोग हों, हर कोई क्या है कि उसके पॉलिसीज से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुआ है। किंग्स, क्वींस, पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्राइबल सोल्जर्स वेयर ऑल अफेक्टेड इन द डिफरेंट वे। कह रहे हैं कि भारत के अलग अलग सोसाइटीज़ के जो लोग हैं वो क्या अलग अलग तरीक़ा से क्या हुए कि इससे पीड़ित हो गए हैं ना, इनके पॉलिसीज से क्या हुए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगे थे। यू हैव also seen how people resist policies and action that harm their interest or go against their sentiments। कह रहा है कि हम लोग ये भी देख चुके हैं कि जो इंसान, जो यहाँ के लोग हैं है ना, जब ब्रिटिशर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कुछ पॉलिसीज़ है जो क्या हुआ उनके अगेंस्ट जाने लगा तो वो रिवॉल्ट करने लगे है ना, वो उनके अगेंस्ट क्या करने लगे, रिवॉल्ट करने लगे, उस पॉलिसीज़ का विरोध करने लगे। तो इस सब चीज़ को हम लोग पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं। नवाब्स लूज देयर पावर। अब कह रहा है कि नवाब जो है वो क्या हुआ कि अपना पावर्स ऑलरेडी लूज कर चुके हैं, ये हम लोग पहले चैप्टर्स में देख चुके हैं। सिंस द मिड 18th century नवाब्स एंड द राजाज हैड सीन देयर पावर इरोड, दे हैड ग्रेजुअली लॉस्ट देयर अथॉरिटी एंड ऑनर। कह रहा है कि मिड 18th सेंचुरी में हम लोग पढ़ चुके हैं क्योंकि जो राजाज थे, जो नवाब्स थे, वो अपना इज्जत और पावर दोनों खो चुके हैं। जो लोगों के बीच में उनका सम्मान था है ना, जो उनका रुतबा चलता था है ना, तो वो सारा का सारा चीज़ जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के कारण, उनके पॉलिसीज़ के कारण वो ये सारे चीज़ों को अब खो चुके थे। रेसिडेंट्स हैड बीन स्टेटन्ड इन मेनी कोर्ट्स, द फ्रीडम of the rulers reduced and the armed force disbanded and their revenue and authority taken away by the states। अब कह रहा है कि अलग अलग पॉलिसीज़ के द्वारा कहीं पर उनके पावर्स को ले लिया गया है, कहीं पे उनके आर्मीज़ को ले लिया गया है, कहीं पे उनका पूरा का पूरा जो टेरिटरी है उसको ले लिया गया। तो कह रहा है कि अलग अलग तरीके से अलग अलग पॉलिसीज़ ला के जो है वो क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इन लोगों को क्या हुआ कि बेदखल कर दी अपने राजपाट से। कह रहा है मेनी रूलिंग फैमिलीज tried to negotiate with the company to protect their interest। अब कह रहा है कि बहुत सारा जो परिवार था, जो राजघराना का जो परिवार था, वो क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स के साथ जो है वो क्या हुआ कि चाहा कि क्या हुआ कि कुछ इसमें से समझौता कर लिया जाए, जिससे क्या हुआ कि उनका भी फायदा हो और क्या हुआ वो उनका भी राजपाट बचा रह जाए और ब्रिटिशर्स को भी फायदा हो। तो उसमें से जो कुछ राजाज हैं वो क्या है कि जैसे रानी लक्ष्मीबाई झांसी के वांटेड द कंपनी टू रिकॉग्नाइज इट एडॉप्टेड सन एज देयर हायर किंगडम एंड आफ्टर द डेथ ऑफ हस्बैंड। अब जैसे अगर हम लोग बात करें झांसी की, तो झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, वो चाहती थी कि जो दत्तक पुत्र है, मतलब उनके द्वारा जो गोद लिया गया पुत्र है, उनको राजा की मृत्यु के बाद जो है उनको गद्दी पर बैठाया जाए। लेकिन हम लोग जब पिछले चैप्टर में पढ़े हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, उसमें ये जो नीति है ब्रिटिशर्स का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, कि अगर कोई राजा का अगर कोई अपना संतान ना हो, मतलब बेटा ना हो, तो उनका पूरा का पूरा टेरिटरी जो है वो क्या हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, गोद लिया हुआ बेटा को राजा नहीं बनाया जा सकता। तो इसी का जो गुहार लगाई थी रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। अब कह रहे हैं नाना साहब एडॉप्टेड सन पेशवा बाजीराव टू। अब कह रहे नाना साहब जो थे वो पेशवा बाजीराव टू के जो थे वो भी दत्तक पुत्र थे, गोद लिए हुए पुत्र थे। प्लीडेड दैट ही हैड बीन गिवन द फादर्स पेंशन व्हेन द लेटर ही डैड। कह रहा है कि वो भी जो गुहार लगाए ईस्ट इंडिया कंपनी से, क्या गुहार लगाएं कि उनके पिता को जो पेंशन मिलता था वो उनके पिता की मृत्यु के बाद उनको भी मिलना जारी रहे। लेकिन अंग्रेज क्या हुए कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो क्या हुआ डिनाई कर गए। व्हेन
However, the company, confident of its superiority and military power, turned down this plea. अब कह रहा है कि जो कंपनी, मतलब क्या वो कंपनी धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते जा रही थी, उसका मिलिट्री काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था, है ना, तो इसके कारण वो अपने बात से भी अब मुकरने लग गई थी। मतलब जो एग्रीमेंट, जो मतलब क्या हुआ कि पहले जो समझौता हुआ था, तो वो सारे चीज़ से भी अब क्या हुआ, मुकरने लगे, क्योंकि अब इनके पास क्या हुआ कि ज़्यादा पावर्स था पहले की तुलना में, तो ये अपने ढंग से हर चीज़ अपने फायदे के लिए करने लग गई थी। Awadh was one of the last territories to be annexed. In 1801, a subsidiary alliance was imposed on the Awadh and 1856 it was taken over. कह रहा अवध जो है वो क्या हुआ, आखिरी टेरिटरीज था जिसके साथ क्या हुआ कि एक समझौता हुआ था। सब्सिडरी अलायंस क्या होता है, ये हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हैं कि ब्रिटिशर्स जो है वो क्या हुआ कि रूलर्स के साथ एक समझौता करती है कि हम आपको जो है क्या होगा, आर्मी का प्रोटेक्शन देंगे, हम जो है आपके जो टेरिटरी है उसको प्रोटेक्शन देंगे, उसके अगेंस्ट में जो है कुछ पैसा उसके रिटर्न में जो है वो क्या होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, नवाब को या तो राजा हैं उनको पे करना पड़ता था। ठीक है, तो कह रहा है कि 1801 में जो है वो सब्सिडरी अलायंस किया गया अवध के साथ और 1856 में जो है इसको वापस ले लिया गया। Governor General Dalhousie declared that the territory was being misgoverned and the British rule was needed to ensure the proper administration. अब ब्रिटिशर्स के द्वारा, जो लॉर्ड डलहौसी थे उनके द्वारा ये बोला गया लोगों को कि जो आपके राजा हैं वो ढंग से क्या कर रहे हैं, राजपाट को चला नहीं पा रहे हैं, ये राजपाट को ढंग से चला नहीं पा रहे, इसलिए अब जरूरी हो गया है कि जो पावर्स है ना, जो एक्चुअल पावर्स है वो क्या हो गया, ब्रिटिशर्स के हाथ में आ जाए ताकि वो क्या हो, अच्छे से राजपाट को चला सके। मतलब वो क्या हुआ, पहले तो सब्सिडरी अलायंस में आए और धीरे धीरे जब उनका पावर बढ़ गया तो क्या हुआ कि वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिए और वो एक एक्सक्यूज दिए क्या कि अब जो है वहाँ के लोगों को मिस गवर्नेंस किया जा रहा है, मतलब ढंग से उनका क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो क्या हुआ, नहीं राजपाट को चला पा रही है, इसलिए पावर्स जो है अब ब्रिटिशर्स अपने हाथ में ले रही है। The company even began to plan how to bring the Mughal dynasty to an end. The name of the Mughal king was removed from the coins minted by the company. अब कह रहा है कि कंपनी अब धीरे धीरे चाह रही थी कि जो मुगल एम्पायर है उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए, उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, और इसके लिए जो पहले के सिक्के में मुगल एम्पायर का क्या होता था कि उनमें उसका सिंबल रहता था, उसको धीरे धीरे अब जो ब्रिटिश जो क्या कर रही है, जो सिक्के को छाप रही थी उसमें क्या हुआ कि उनका जो मुगल एम्पायर का जो सिंबल था उसको वो अब हटाते जा रही थी। कह रहा है इन 1849 गवर्नर जनरल डलहौसी अनाउंस दैट आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर द फैमिली ऑफ द किंग वुड बी शिफ्टेड आउट ऑफ द रेड फोर्ट एंड गिवन अनदर प्लेस इन दिल्ली टू रिसाइड। अब कह रहा है कि 1849 में जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौसी, ये अनाउंस किया कि जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर है इनके मृत्यु के बाद, है ना, इनके मृत्यु के बाद आफ्टर हिज डेथ, मतलब बहादुर शाह जफर के मृत्यु के बाद उनके परिवार को क्या किया जाएगा, लाल किला से कहीं दूर दिल्ली में किसी दूसरे जगह पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। मतलब समझिए जो राजपाट है, मतलब बहादुर शाह जफर जो है वो क्या रिकॉग्नाइज लास्ट मुगल एम्पायर थे, तो ब्रिटिशर्स जो है आप चाहते थे कि उनके मृत्यु के बाद जो है अब क्या हुआ, उनके फैमिली को भी रेड फोर्ट में नहीं रहने दिया जाए, उनको किसी सामान्य जगह पे दिल्ली में ही दूसरे जगह पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये मुगल एम्पायर लॉर्ड डलहौसी बोले थे, सॉरी जो ब्रिटिशर्स जो जनरल थे वो लॉर्ड डलहौसी बोले थे। In 1856, Governor General Canning decided that the Bahadur Shah Jafar would be the last Mughal king, and after his death, none of his descendants would be recognized as king. They would just be called princes. अब जो आगे के जो लॉर्ड आए है ना, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग तो इससे भी एक स्टेप आगे बढ़ गए। लॉर्ड कैनिंग क्या बोले कि जो मुगल बादशाह है ना, लॉर्ड डलहौसी सॉरी जो मुगल बादशाह है बहादुर शाह जफर जो है ये आखिरी मुगल शासक जाने जाएंगे। इनके पास जो भी इनके बेटे हैं उनको जो है राजा का उपाधि नहीं दिया जाएगा, उनको जो है राजकुमार बोला जाएगा। मतलब आप समझिए कि उनके जो पुत्र हैं, मतलब क्या होता था वहाँ पर हेरिडिटरी सिस्टम चलता था, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो कह रहा है कि ये चीज़ भी अब लॉर्ड कैनिंग जो है वो बोले कि अब जो है बहादुर शाह जफर ही जो है रिकॉग्नाइज्ड होंगे लास्ट मुगल एम्पायर, उसके बाद जो भी उनके पुत्र हैं उनको जो है राजकुमार बोला जाएगा, ना कि राजा बोला जाएगा।
अब आगे देखते हैं, द पीजेंट्स एंड द सेपोइज। इन द कंट्री साइड द पीजेंट एंड द जमींदार रेसेंटेड हाई टैक्सेस एंड रिजिड मेथड ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन। अब कह रहा है कि अगर हम देश के ग्रामीण क्षेत्र का बात करें, जो किसान थे और जो जमींदार थे वो परेशान हो चुके थे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो टैक्स लेने का जो पॉलिसीज था, हाई टैक्स जो वो वसूलते थे जमींदार से, पीजेंट से, है ना, अलग अलग जो सिस्टम लाके कर रहे थे, तो उससे वो क्या थे, काफी ज़्यादा परेशान थे, त्रस्त थे। Many failed to pay back their loans to the money lender, gradually lost the land they had tilled for generation। अब कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे किसान और जमींदार हुआ करते थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनका जमीन हुआ करता था, और इतना भारी भरकम जो अंग्रेजों के द्वारा जो टैक्स लगा दिया गया तो वो टैक्स नहीं दे पा रहे थे, जिनके कारण उनको भूमिहीन होना पड़ा, उनका जमीन जो है क्या हुआ, अंग्रेज के द्वारा ले लिया गया। तो समझिए पीढ़ी दर पीढ़ी जो जमीन पे वो खेती करते आ रहे थे, वो जमीन भी क्या हुआ, टैक्स ना देने के कारण क्या हुआ कि उनको खोना पड़ गया। The Indian suppliers in the employ of the company also had reason for the discontent. They were unhappy about the pay allowance and the condition of service। अब कह रहे हैं कि जो सिपाही हुआ करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, वो क्या थे, ज़्यादातर पहले क्या थे, इंडियंस ही थे, वो भी नाखुश थे। उनको जो सैलरी दिया जाता था उनसे वो नाखुश थे, जो अलाउंसेस दिया जाता था वो भी, उससे भी वो नाखुश थे। और दूसरा क्या है कि जिस कंडीशन में उनको रखा जाता था वो इसलिए भी नाखुश थे। तो बहुत सारा कारण है कि उनको सैलरी अच्छा नहीं दिया जाता था, अलाउंस नहीं दिया जाता, और जिस कंडीशन में उनको रखा जाता था उससे वो क्या थे, बहुत ज़्यादा दुखी हुआ करते थे। Some of the new rules moreover violated the religious sensibilities and the beliefs. Did you know that in those days many people in the country believed that if they crossed the sea they would lose their religion and caste। अब कह रहा है कि अब धीरे धीरे कुछ ऐसा भी, मतलब क्या हुआ कि जो सिपाही थे उनके साथ कुछ ऐसा भी हुआ जहां पर क्या हुआ कि उनको धार्मिक ठेस भी हुआ, मतलब उनके धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाया गया, उनके कास्ट को भी ठेस पहुंचाया गया। जैसे पहले के ज़माना में ये माना जाता था कि अगर कोई सिपाही या अगर कोई लोग क्या होगा कि समुद्र को पार कर लेंगे तो उनका धर्म और जाति क्या हो जाएगा, वहीं पर नष्ट हो जाएगा। तो अंग्रेज जो है वो क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो क्या की कि इनके धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाने लगी, क्योंकि इनको फोर्सफुली क्या हुआ कि समुद्र पार करने पर मजबूर किया जाने लगा। So when in 1824 the sepoys were told to go to Burma by the sea routes to fight for the company, they refused to follow the order दो दे हैड एग्रीड टू गो बाय लैंड रूट। अब कह रहा है कि 1824 में जब बर्मा का युद्ध हुआ था तो वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि ये समुद्र मार्ग से जो है वो क्या हुआ, बर्मा जाए और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फेवर में क्या हुआ, वहां पे युद्ध लड़े। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर सिपाही जो है वो अपना धर्म का वास्ता देके क्या हुआ कि वो समुद्र पार करने से पीछे हट गए। वो तैयार हो गए कि अगर उनको जमीन के रास्ता से बर्मा भेजा जाए तो वो बिल्कुल तैयार है, लेकिन क्या होगा, समुद्र के रास्ता से वो नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि अगर ऐसा वो करेंगे तो उनका धर्म क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। They were severely punished, and since the issue did not die in 1856, the company passed a new law which stated every new person who took the employment in the company's army had to agree to serve overseas if required। कह रहा है कि बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई, बात जो है ये इशू जो है यहीं पे ख़त्म नहीं, ये लगातार थोड़े थोड़े मतलब समय पर क्या हुआ कि यहाँ पे जो सिपाही थे उनको समुद्र के पार जब भेजा जाने लगा तो वो क्या हुआ, विरोध करने लगे। और बाद में 1856 में जो भी एक नया कानून बनाया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कि जो लोग है ना, क्या हुआ कि कंपनी के जो सिपाही रहेंगे उनको एक एग्रीमेंट साइन करा लिया गया कि वो अगर ज़रूरत पड़ी तो उनको समुद्र क्रॉस करना होगा, वो उस समय डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, आग और भड़क गया, मतलब लोग जो हैं अब क्या हुआ, और ज़्यादा जो सिपाही थे जो क्या थे, भारतीय थे, वो क्या हुए, आक्रोशित हो गए, वो ज़्यादा अब क्या हुए कि कंपनी से खुश नहीं थे। सिपाहीज वेर रिएक्टेड टू what was happening in the countryside. Many of them were peasants and had families living in the villages
सो एंगर ऑफ द पीजेंट्स क्विकली स्प्रेड अमंग द सिपाही। अब कह रहा है कि ज़्यादातर जो सिपाही थे वो क्या हुआ कि भारत के अलग अलग गाँव से आए हुए थे, और जब गाँव से आप आएंगे तो क्या होगा कि आपका परिवार कहीं ना कहीं किसान वान रहेगा, तो क्या हुआ कि किसान का भी जो आक्रोश था, जो गुस्सा था, वो क्या हुआ आप सिपाही के अंदर भी आने लगा, क्योंकि आते तो थे वही उसी परिवार से। जैसे मानिए आज भी क्या हुआ, इंडियन आर्मी में जो भी आर्मीज है वो हमारे ही देश के अलग अलग हिस्सों से आए, और ज़्यादातर जो ये आर्मीज है ये क्या है, गाँव से बिलोंग करते हैं। तो क्या हुआ कि गाँव का भावना, ठीक है ना, अगर किसान को सरकार के द्वारा क्या हुआ उत्पीड़ित किया जाएगा तो क्या होगा, उनका गुस्सा क्या होगा सिपाही में भी रहेगा, वहाँ के आर्मीज में भी रहेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी था कि जो ब्रिटिशर्स क्या हुआ कि किसान को जितना इतना प्रताड़ित कर रहे थे, उन पर ज़्यादा टैक्स लगा रहे थे, उनका ज़मीन वापस मतलब क्या हुआ ज़मीन वो लूज कर जा रहे थे। तो ये आक्रोश, ये गुस्सा क्या हुआ कि सिपाही में भी था, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे और उसके अंतर्गत जो भी सिपाही हुआ करते थे, जो क्या थे इंडियंस थे, उनके अंदर भी ये गुस्सा था, आक्रोश था। अब responses to the reforms, the British believed that the Indian society had to be reformed. Laws were passed to stop the practice of sati and encourage the remarriage of widows. अब कह रहा है कि अब ब्रिटिशर्स ऐसा मानते थे कि बहुत सारा चीज़ जो है वो क्या हुआ कि भारतीय संस्कृति में बदलाव का ज़रूरत है, भारतीय संस्कृति में बहुत सारी चीज़ों को बदलने का ज़रूरत है। जो लॉ वो पास किए कि प्रैक्टिस ऑफ सती क्या पहले के समय में क्या होता था, जब अगर पति क्या हुआ कि मर जाए और पत्नी जिंदा है तो उस पत्नी को भी उसके हवन मतलब क्या होगा, उनका जो अग्नि होता था जिसमें उनका फ्यूनरल होता था, उसमें उनको क्या किया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था। तो इस प्रथा को जो है सती बोला जाता था, तो इसको वो उन्होंने बैन कर दिया। दूसरा क्या हुआ, विडो रीमैरिज, मतलब जो विधवा है उनका पुनर्विवाह किया जाने लगा। मतलब क्या पहले क्या हुआ कि जो विधवा हो जाती थी उनका सोसाइटी जो है वो बहिष्कार, अगर सती के बाद भी सोसाइटी उनका बहिष्कार कर देता था, उनको किसी भी धार्मिक चीज़ में नहीं बुलाता था, उनको समाज क्या होता था अलग थलग कर देता था। लेकिन इन्होंने जो है ब्रिटिश जो है अब ये क्या हो, जो कुप्रथा चलती आ रही थी इंडियन सोसाइटी का, लेकिन इन्होंने क्या किया कि अब विडो भी रीमैरिज कर सकती है, मतलब विधवा भी शादी कर सकती है। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वाज एक्टिवली प्रमोटेड। अब कह रहा है कि भारतीय मतलब क्या हुआ, जो भारत में जो इंग्लिश लैंग्वेज मतलब क्या हुआ कि विदेशी भाषा जो इंग्लिश है उसको किया गया बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाने लगा, है ना। कह रहा है आफ्टर 1830 द कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली इन डोमेन एंड इवन ऑन लैंड प्रॉपर्टी। अब कह रहा है 1830 के बाद जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो मिशनरीज को परमिशन दे दी कि आप भारत के अलग अलग हिस्सा में जाके स्कूल बनाइए, है ना, और इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाइए, वहाँ पे आप इंग्लिश एजुकेशन दीजिए, और उनको ये भी हक दे दी कि आप अपना ज़मीन खरीद सकते हैं, अपना प्रॉपर्टी को बना सकते हैं। In 1850 a new law was passed to make conversion to the Christian easier. अब कह रहा है कि 1850 में एक और कानून आ गया कि जो लोग अब क्या हुआ कि क्रिश्चियन में कन्वर्ट होना चाहते हैं, है ना, क्रिश्चियन में कन्वर्ट होना चाहते हैं, उनके लिए ये राह और भी आसान कर दिया गया। मतलब जो लोग क्रिश्चियन की तरफ आकर्षित है, वो खुद को क्रिश्चियन में बदलना चाहते हैं, तो बहुत सारा क्या होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होता है उनको फैसिलिटीज़ दिया करती थी, तो अब वो रास्ता और भी ज़्यादा आसान बना दिया गया। दिस लॉ अलाउड एन इंडियन हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर। मेनी इंडियन बिगेन to feel that the British were destroying their religion and the social custom and the tradition way of life. अब क्या लोभ दिया गया कि अगर आप क्रिश्चियन में अगर कन्वर्ट हो जाइएगा तो आपका जो पूर्वज का ज़मीन है वो आपको लौटा दिया जाएगा। मतलब आपका जो ज़मीन क्या हुआ कि अगर टैक्स नहीं देने की वजह से क्या होता है कि जो ज़मीन कंपनी उनसे ले ली थी, अगर वो क्या होगा क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो जो है उनका जो एंसेस्ट्रल जो लैंड है वो उनको वापस दे दिया जाएगा। तो अब इनसे इंडियंस को ये लगने लगा कि इनका जो है कस्टम, इनका रिलीजन पे अब क्या कर रहे हैं, ये लोग वार कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि अब जो है इनके रिलीजन मतलब क्या हुआ धार्मिक भावनाओं के साथ अब क्या कर रहे हैं, जो कंपनी है वो क्या कर रही है, खेल कर रही है, उनके भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। कह रहे देयर वेयर ऑफ कोर्स other Indians who wanted to change existing social practices. You will read after these reformer and reform movement in chapter 6. कह रहा है कि हाँ अब कुछ ऐसे भी इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स थे जो चाहते थे जो कुप्रथा जैसे सती हो गया, विडो रीमैरिज हो गया, ये क्या हो कि ये होना चाहिए, मतलब सती को बंद करना चाहिए, विडो रीमैरिज होना चाहिए। तो हम लोग इसके बारे में जो इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स हैं इसके बारे में डिटेल में चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। कह रहे
through the eye of the people to the glimpse of what people were thinking those days. ब्रिटिश अब कह रहा है कि उस समय जो है लोग का क्या सोच था ब्रिटिश रूल के बारे में, उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अब कह रहा है immunity become a popular uprising through the struggle between the rulers and the ruled are not unusual. Sometimes such struggle become quite widespread as a popular resistance so that the power of the states break down. कह रहा है कि स्ट्रगल जो रूलर्स है ना, तो कह रहा है कि जो रूलर्स है और जो ब्रिटिशर्स है उनके बीच जो क्या हुआ कि झड़प होती थी वो हमेशा छिटफुट नहीं रहती थी। मतलब कभी कभी क्या हुआ ये बड़ा आकार ले लेती थी, मतलब लार्ज स्केल पे जो है ये विरोध चलता था उनका, जो रूलर्स हुआ करते थे। और क्या होता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके बीच में जो स्ट्रगल हुआ करता था वो कभी कभी क्या होता था बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। कह रहा है लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे हैड ए कॉमन एनिमी एंड राइज अप अगेंस्ट द एनिमी एट द सेम टाइम। कह रहा बहुत सारे लोगों को ये एहसास होने लगा कि सारे लोगों का जो दुख का कारण है, सारे लोगों का जो प्रॉब्लम है वो क्या है, सिर्फ एक है, कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब अब धीरे धीरे लोगों को ये एहसास होने लगा कि जो अलग अलग लोग जो हैं सोसाइटी के वो क्या हुआ कि अगर प्रताड़ित हो रहे हैं तो उनका वजह क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, अंग्रेज है, ईस्ट इंडिया कंपनी। और वो फैसला लिए कि सब हम लोग एक साथ उठ के क्या करेंगे, इसका विरोध करेंगे। For such a situation to develop, people had to organize, communicate, take initiative and display the confidence to turn the situation around. कह रहा है कि ऐसा होने के लिए वो क्या किए कि एक सिचुएशन का क्रिएशन करना चाहिए, मतलब वैसा समय आए जिसमें क्या हो गया सब लोग मिलके एक साथ ऑर्गेनाइज करके क्या हो इसका विरोध करें। दूसरी बात है एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, है ना, जिसके कारण क्या होगा कि कम्युनिकेशन से क्या होगा कि ये जो स्ट्रगल है ये और ज़्यादा स्ट्रांग होगा, लोग यूनाइट होंगे। दूसरी बात क्या है कि डिस्प्ले कॉन्फिडेंस, मतलब लोगों को कॉन्फिडेंटली क्या करना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा, रिवॉल्ट करना पड़ेगा, अपने हक के लड़ाई के लिए लड़ना पड़ेगा। कह रहा सच सिचुएशन डेवलप्ड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इन 1857। कह रहा है कुछ ऐसा ही सिचुएशन जो है भारत के उत्तरी भाग में, मतलब नॉर्दर्न इंडिया में जो है 1857 में कुछ ऐसा ही सिचुएशन क्रिएट हो गया। After 100 years of conquest and administration, the English East India Company faced a massive uprising that started in the May 1857 and threatened the company's very presence in India। कह रहा है कि 100 साल तक जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर क्या हुआ कि अपना राज कर ली तो उनको एक भारी विरोध का सामना करना पड़ा 1857 में। 1857 में जो है क्या हुआ कि इसको मई के 1857 में कंपनी को बहुत ज़्यादा क्या हुआ कि नॉर्दर्न इंडिया में विरोध झेलना पड़ा, एक रिवॉल्ट हो गया। कह रहा है Sepoys mutant the several places beginning from the Meerut and the large number of people from the different section of society rose up in the rebellion। कह रहा है कि ये जो विरोध शुरू हुआ था ये सिपाही के द्वारा शुरू हुआ था, है ना, मेरठ में सिपाही के द्वारा शुरू हुआ था और धीरे धीरे क्या है अलग अलग जो भारतीय सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ थे, मतलब अलग अलग जो लोग थे, कभी इसमें क्या हुआ कि किसान हो गए, है ना, तो ये अलग अलग सोसाइटीज़ जो थे जमींदार हो गए और भी जो लोग थे वो क्या हुआ कि इसमें जुट के क्या हुआ कि इस रिवॉल्ट में भाग लिए थे। कह रहा सम रिगार्ड्स इट एज द बिगेस्ट आर्म रेजिस्टेंस टू द कॉलोनाइज इन द 19th सेंचुरी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। कह रहा है कि ऐसा माना जाता था कि 19वीं सेंचुरी तक में ये पूरे विश्व में सबसे बड़ा रिवॉल्ट था। कॉलोनी जो क्या हुआ कि अंग्रेज ब्रिटिशर्स बचाते थे, तो पूरे अगर विश्व में क्या हुआ कि अलग अलग जगह पे यहाँ पे क्या था ब्रिटिशर्स का कॉलोनीज था, तो आज तक के समय में मतलब 19वीं सेंचुरी तक में इतना बड़ा रिवॉल्ट कहीं भी आज तक ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं हुआ था। फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, अब कह रहा है कि मेरठ से दिल्ली तक ये आग जो है ये रिवॉल्ट कैसे बढ़ा। कह रहा है on 8 April 1857 a young soldier Mangal Pandey was hanged to death after attacking officers in Barakpur। कह रहा है 8 अप्रैल 1857 को एक काफ़ी युवा ठीक सिपाही जो थे उनका नाम था मंगल पांडे, उनको क्या किया गया कि टांग दिया गया, मतलब उनको फांसी दे दिया गया क्योंकि वो जो है अटैक कर दिए थे अपने ही ऑफिसर्स पे। इसी कारण से उनको जो है 8 अप्रैल को 1857 को क्या किया गया, उनको फांसी पर लटका दिया गया। कह रहा है Some days later, some sepoys of the regiment at Meerut refused to do the army drill using the new cartilage
विच वेयर सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग कोटेड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग। अब कह रहा है कि कुछ दिन के बाद जो सिपाही थे इसी रेजिमेंट के, वो जो है अब क्या हुआ, जो नया कार्टिलेज आया था, जो नया बारूद आया था, उसका यूज करने से वो लोग क्या हुए, डिनाई करने, पीछे हटने लगे, क्योंकि उनका मानना था कि इसमें जो क्या हुआ कि फैट लगाया गया, जो चर्बी लगाया गया, जिसको वो दांत से खींच के फेंकते हैं, उसमें गाय और सुअर का चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। तो उनको ऐसा लगने लगा कि ऐसा अगर वो दांत से क्या होगा, मुंह में लेकर अगर उसको खींचेंगे, ठीक है ना, उसका पिन निकालेंगे, तो उनसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच जाएगा। मतलब उनको ऐसा लगने लगा कि अंग्रेज जो है वो उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए ही सुअर का और गाय का चर्बी का इस्तेमाल कार्टिलेजेस में करने लगे हैं। 85 sepoys were dismissed from the service and sentenced to 10-year jail disobeying the officers. This happened 9 May 1857। कह रहा 9 मई 1857, देखिए 8 अप्रैल 1857 को जो है यहाँ पे क्या हुआ, बैरकपुर से मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया, क्योंकि क्या हुआ कि वो जो है अपने ऑफिसर्स पे अटैक कर दिए थे। उसी तरह आगे जब हम लोग एक महीना आगे जाएंगे तो 9 मई 1857 में क्या हुआ कि मेरठ में जो 85 है ना, 85 जो है जो सिपाही थे वो लोग डिनाई कर गए इस कार्टिलेज का इस्तेमाल करने से। तो उनको क्या किया गया कि 10 साल का जेल दे दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। और ये सब कब हुआ, 9 मई 1857, मतलब मंगल पांडे के मतलब क्या हुआ, उनको फांसी के एक महीना बाद हुआ। द रिस्पॉन्स of the other Indian soldiers in Meerut was quite extraordinary. On 10th May the soldier marched to the jail in the Meerut and released the imprisoned sepoys। अब कह रहा है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब ऐसा कोई कल्पना भी नहीं किया था कि जो बाकी जो सिपाही थे वो क्या हुआ कि जेल का कुछ किए और अपने साथियों को क्या किए, आज़ाद कर दिए। 10 मई मतलब जस्ट एक दिन के बाद जो है जो सिपाही थे वो क्या हुआ कि जेल की तरफ कूच किए और अपने जो साथी जो सिपाही साथी थे उनको क्या हुआ कि जेल से आज़ाद कर दिए। They attacked and killed British officers. They captured guns and ammunition and set fire to the buildings and properties of the British and declared war on the Firangis। अब कह रहा है कि वो क्या किए कि अपने साथियों को क्या किए, फ्री कर दिए, ब्रिटिश ऑफिसर्स पे हमला कर दिए, ब्रिटिश प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने लगे, उनका जो आर्म्स था, उनका जो बंदूक बारूद गोला बारूद था वो सब क्या हुआ कि लूट लिए। और क्या हुआ कि ये युद्ध का ऐलान कर दिए, मारो फिरंगी को। फिरंगी किसको बोला गया, फिरंगी यहाँ पर ब्रिटिशर्स को बोला गया, जिससे क्या हुआ कि जो सिपाही थे भारतीय सोसाइटी का अलग अलग सेक्शन जो है, जिससे क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा परेशान था, उसी फिरंगी के बारे में ये बोल रहे हैं कि मारो फिरंगियों को। The soldiers were determined to bring an end to their rule in the country। कह रहा है कि जो सिपाही थे वो क्या हुआ कि अब दृढ़ संकल्प ले लिए कि अब इन फिरंगी को देश से बाहर निकाल फेंकना है, मतलब अंग्रेजों को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अब क्या करना है, यहाँ पर रहने नहीं देना है। The soldiers had an answer to this question। The soldiers were determined to bring an end of this rule, but who would rule land instead? The soldier had to answer this question। The Mughal Emperor बहादुर शाह जफर। अब कह रहा है कि आखिर जो सिपाही थे उनके दिमाग में ये बात आया कि अगर अंग्रेज को यहाँ से भगा दिया जाएगा तो आखिर जो है ये जो भारत है इसका नेतृत्व कौन करेगा। तो जल्द ही इसका जवाब उनको मिल गया कि जो मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे वही फिर से क्या होंगे, एक बार फिर से उनका क्या हो जाएंगे, सम्राट हो जाएंगे, उन्हीं को राजा घोषित कर दिया जाएगा, मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर को। The Sepoys of Meerut rode all night of 10th May to reach Delhi in the early hour next morning। अब कह रहा है कि पूरी रात जो सिपाही थे वो क्या हुआ कि मेरठ से 10 मई के रात को पूरी रात क्या हुआ कि वो चलते रहे और कहाँ पहुँच गए, दिल्ली पहुँच गए सवेरे सवेरे। As the news of their arrival spread, the regiments stationed in the Delhi also rose up in rebellions again। The British officers were killed, armed were seized, buildings set on fire। अब कह रहा है कि जैसे ये खबर जो है दिल्ली रेजिमेंट मतलब दिल्ली के सिपाहियों को पता चली तो वो भी क्या हुआ कि विरोध में उनका साथ देने लगे। मतलब उनको जब पता चला कि मेरठ से जो सिपाही का एक हुजूम क्या हो रहा है कि दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है, पूरी रात क्या हो रहा है कि वो बढ़ रहा है, तो सूत्रों के हवाले से जब उनको खबर मिली कि जो है क्या हुआ कि मेरठ से दिल्ली की तरफ क्या हो रहा है कि वहाँ के सिपाही आ रहे हैं, तो दिल्ली में भी जो सिपाही थे वो भी क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स पे अटैक कर दिए, उनको क्या हुआ उनके आर्म को छीन लिया गया, उनको मारा गया और क्या हुआ कि उनकी प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया।
Triumphant soldiers gathered around the walls of the Red Fort where the Badshah lived, demanding to meet him. अब कह रहा है कि जो हाथी पे चढ़े हुए जो सोल्जर्स थे वो लगातार ये चीज वो क्या हुआ लाल किला का घेराव कर लिए और इस चीज का मांग करने लगे कि उनको बहादुर शाह जफर से एक बार मिलना है। ठीक है, अब कह रहा है कि द एम्पायर वॉज नॉट क्वाइट where the Bahadur Shah, the emperor was not quite willing to challenge the mighty British power, but the soldiers persisted. They forced their way into the पैलेस एंड प्रोक्लेम्ड बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर। अब कह रहा है कि बहादुर शाह जफर अब बूढ़े हो गए थे, उनको उतना हिम्मत नहीं था कि वो अंग्रेज के खिलाफ क्या वो लीडरशिप करके रिवॉल्ट कर सके, लेकिन सिपाही के समर्थन और इतना दबाव के कारण उनको क्या हुआ राजी होना पड़ा। मतलब वो अब राजी हो गए थे कि वो नेतृत्व करेंगे रिवॉल्ट का 1857 का अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि वो क्या हुआ कि दबाव में आ गए थे, किसके सिपाही के दबाव में अब वो आ गए थे कि सिपाही कह रहे थे कि आप सिर्फ नेतृत्व करिए और अंग्रेजों को भगाएंगे हम, लड़ेंगे हम। ठीक है, तो उनको क्या हुआ हार मान के इस चीज को मांगना पड़ा। अब यहाँ पे देखिए फिरंगी जो है फॉरेनर्स द टर्म रिफ्लेक्ट टू एटीट्यूड ऑफ द मिसकॉन्सेप्ट कॉन्टिनेंट। The aging emperor had to accept the demand. He wrote letter to all the chiefs and the rulers of the country to come forward and organize a confederacy of Indian state to fight the British. The single step taken by Bahadur Shah Jafar had great implications. अब कह रहा है कि अब क्या हुआ कि जो शासक थे बहादुर शाह जफर वो क्या हुआ कि अब बूढ़े हो चले थे, वो क्या हुआ अब क्या थे बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे। फिर भी क्या हुआ कि उनको जब इतना दबाव दिया गया तो वो क्या हुआ एक पत्र लिखे, और भी जो रूलर्स हुआ करते थे छोटे छोटे रूलर्स जो एक समय क्या थे मुगल एम्पायर के अंतर्गत आते थे, उनको क्या हुआ कि वो चिट्ठी लिखें कि सारे लोगों को क्या करना है आगे आना है और इस ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ क्या करना है युद्ध लड़ना है। ठीक है, कह रहा है कि ये जो सिंगल स्टेप मतलब एक जो कदम लिया गया बहादुर शाह जफर, ये क्या हुआ कि जान डाल दिया, मतलब रिवॉल्ट में जान डाल दिया। मतलब जो अब जो है मतलब क्या हुआ कि जो रूलर्स थे जो छोटे छोटे रूलर्स थे जमींदार थे राजा थे उनमें ये जान आ गया कि वो अब कर सकते हैं, क्योंकि उनको क्या हुआ लीडरशिप मिलने लगा था बहादुर शाह जफर का। The Mughal dynasty had ruled over a very large part of the country. Most smaller rulers, the chieftains, controlled different territories on the behalf of the Mughal rulers. अब कह रहा है कि मुगल डायनेस्टी जो है वो क्या हुआ कि भारत के बहुत बड़े हिस्सा पे क्या किया था राज कर चुका था। तो अब जो है जो छोटे छोटे जो रूलर्स थे है ना वो क्या हुआ कि अलग अलग जो टेरिटरीज थे वो क्या हुआ कि तैयार हो गए कि अब मुगल शासक के मतलब मुगल शासक के नेतृत्व में वो लोग भी युद्ध लड़ेंगे, इस रिवॉल्ट में शामिल होंगे। Threatened by the expansion of the British rule, many of them felt that if Mughal Empire could rule again, they too would be able to rule their own territories once more under the Mughal authority. अब देखिए अब स्वार्थ का भावना उन लोगों में भी था। वो लोग क्या सोचने लगे कि अगर ये रिवॉल्ट को हम लोग जीत जाते हैं तो फिर से क्या होगा मुगल शासन आ जाएगा, और मुगल शासन में जैसे पहले के समय में वो क्या करते थे अपना राजपाट चलाते थे, उसी तरह क्या होगा फिर से वो अपना राजपाट को चलाने लगेंगे मुगल शासक के नेतृत्व में। तो इसी कारण से वो जो है वो क्या हुआ कि और ज़्यादा एक्साइटेड हो गए इस रिवॉल्ट में ज्वाइन होने के लिए। कह रहे थे ब्रिटिश हैड नो expected this to happen. They thought the disturbance caused by the issue of the cartilage would die down. But Bahadur Shah Jafar's decision to blaze the uprising changed the entire situation dramatically. अब कह रहा है कि ब्रिटिश को कभी भी कतई भी ऐसा विश्वास नहीं था कि ये जो कार्टिलेज वाला जो इशू है वो क्या होगा इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। उनको तो लग रहा था कि ये थोड़ा बहुत विरोध होगा फिर क्या हुआ ये दब जाएगा, लेकिन क्या हुआ कि पूरी तरह नाटकीय तरह से जैसे क्या हुआ कि बहादुर शाह जफर को इस रिवॉल्ट का नेतृत्व करने के लिए बोला गया और वो नेतृत्व करने के लिए तैयार होंगे, और क्या हुआ कि जो छोटे छोटे जो रूलर थे जमींदार थे वो क्या हुआ कि इनके फेवर में आ गए और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में रिवॉल्ट कर दिए। तो ऐसा जो है क्या कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स हम लोग कह सकते हैं उनको ऐसा कभी भी नहीं लगा था।
Often when people see an alternative possibility, they feel inspired and enthusiasm. It gives them the courage, hope and confidence. और लोगों को एक उम्मीद जग गया, जब उनको एक उम्मीद जग गया कि इतना वो त्रस्त है अंग्रेजों के द्वारा, हर एक सोसाइटी क्या है इनसे त्रस्त है, तो उनको एक उम्मीद का किरण जगने लगा कि अगर हम उनको हरा देंगे, अगर हम उसको डिफीट कर देंगे तो क्या होगा, हम फिर से वो पुराना समय आ जाएगा जब हम लोग मुगल शासक के अंतर्गत जो है जैसे पहले राज करते थे, जैसे पहले अच्छे से रहते थे वैसे रहने लगेंगे। ठीक है, अब कह रहा है द अपराइजिंग स्प्रेड्स, अब कह रहा है कि ये जो रिवॉल्ट है वो क्या हुआ, धीरे धीरे फैलने लगा। कह रहा आफ्टर द ब्रिटिश वेयर रूटेड फ्रॉम दिल्ली देयर वाज नो अपराइजिंग फॉर ऑलमोस्ट ए वीक। It took that much time for the news to travel, then a spurt of militaries began. Regiment after regiment mutual and took off to join other troops in the nodal points Delhi, कानपुर, लखनऊ। अब कर एक के बाद एक क्या हुआ, अलग अलग रेजिमेंट्स जो है इस रिवॉल्ट में ज्वाइन होते जा रहा था। दिल्ली के बाद क्या हुआ कि कानपुर और क्या हुआ लखनऊ। अब कह रहा है कि रेजिमेंट्स आफ्टर रेजिमेंट्स म्यूसेंट एंड टुक ऑफ टू ज्वाइन अदर ट्रूप्स एट द नोडल पॉइंट दिल्ली, कानपुर, लखनऊ। अब कह रहा है कि एक के बाद एक जो है अलग अलग रेजिमेंट्स क्या हुआ इस रिवॉल्ट को ज्वाइन करना शुरू कर दी, है ना, दिल्ली, कानपुर, उसके बाद लखनऊ। कह रहा आफ्टर देम द पीपल ऑफ द टाउन्स एंड द विलेजर्स ऑल्सो रोज अप इन द रेबेलियन एंड रैलीड around local leaders, zamindar and the chiefs who were prepared to establish their authority and fight the British। अब कह रहा है कि अलग अलग पहले क्या हुआ कि दिल्ली रेजिमेंट के बाद लखनऊ, कानपुर, ये रेजिमेंट भी अब क्या हुआ है कि इस रिवॉल्ट में शामिल होने लगे। अब कह रहा है कि जो जमींदार हुआ करते थे उनके नेतृत्व में अब क्या हुआ कि शहर के लोग, गांव के लोग क्या हुआ कि सम्मिलित होकर क्या हुआ कि इस रिवॉल्ट में शामिल होने लगे। अब देखिए जमींदार को ऐसा लग रहा था कि अगर ब्रिटिशर्स को एक बार हराया जाए तो फिर से उनका जो पुराना समय था जमींदारी सिस्टम वो क्या हो गया फिर से वापस आ जाएगा, फिर जो वो सामान्य जीवन पहले जिया करते थे तो वैसे ही उनका जीवन हो जाएगा। ठीक है, Nana Sahib, adopted son of the late Peshwa Baji Rao, who lived near Kanpur, gathered armed force and expelled the British garrison from the city। अब कह रहा है कि नाना साहब है ना, जो क्या हुआ कि दत्तक पुत्र थे किसके, पेशवा बाजीराव, जो कानपुर में रहते थे, वो भी क्या हुआ कि अपने सेना को एकत्रित किए, वहाँ के लोगों को क्या किए, एकत्रित किए, और क्या हुआ कि ब्रिटिश को शहर से जो ब्रिटिशर्स थे वहाँ पे कानपुर में उनको क्या हुआ कि वहाँ पर उनको खदेड़ने लगे, उनको उखाड़ फेंकने का काम करने लगे। कह रहा ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ पेशवा, ही डिक्लेयर्ड दैट ही वाज द गवर्नर अंडर द एम्पायर बहादुर शाह जफर। अब कह रहा है कि वो खुद को क्या हुआ कि पेशवा घोषित कर दिए और ये बोलने लगे कि वो जो है बहादुर शाह जफर जो मुगल शासक थे उनके गवर्नर हैं, है ना। मतलब क्या हुआ कि उनका खुद का फिर से जो ये रिवॉल्ट हुआ उनमें खुद का ये क्या हुआ कि वो फिर से अपना पेशवा जो खोया हुआ पद था उनको हासिल करने का दावा करने लगे। कह रहे उसी तरह अगर हम लखनऊ का बात करें तो बिरजिस कादर, द सन ऑफ द डिपोज नवाब वाजिद अली शाह, वाज प्रोक्लेम्ड द न्यू नवाब। अब कह रहा है कि उसी तरह अगर हम लोग लखनऊ का बात करें तो बिरजिस कादर जो है वो क्या हुआ कि वाजिद अली खान के क्या थे कि दत्तक पुत्र थे, वो भी क्या हुआ कि नवाब, खुद को नवाब बताने लगे। ही टू एक्नॉलेज द Surety of the Bahadur Shah Jafar, his mother Begum Hazrat Mahal took active part in the organizing the uprising against the British। अब कह रहे कि उनकी जो माँ थी हजरत महल, वो भी क्या हुआ कि रिवॉल्ट करने लगी अंग्रेज के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। कहाँ से, लखनऊ से वो क्या करने लगी, रिवॉल्ट करने लगी। उसी तरह अगर हम लोग बात करें झांसी से लक्ष्मी रानी लक्ष्मीबाई जो है इस रिवॉल्ट में अपने सिपाही को लेकर क्या हुआ कि शामिल हो गई, और क्या हुआ कि तानिया तोपे के मदद से क्या हुआ इस रिवॉल्ट में वो क्या हुआ सम्मिलित हो गई। इन द मांडला रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, रानी अवंती बाई लोधी ऑफ रामगढ़ रेज्ड एंड लेड द आर्मी ऑफ द 4000 अगेंस्ट द ब्रिटिश हु हैड टेकन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर स्टेट। अब कह रहा है कि अगर उसी तरह हम लोग अगर मांडला मध्य प्रदेश में क्या हुआ कि अवंती बाई जो है वो क्या हुआ कि अपने 4000 सेना के साथ क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर दी, जिनका क्या हुआ कि जो साम्राज्य था वो क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स के द्वारा ले लिया गया था। तो हम लोग देख सकते हैं कि अलग अलग जो भाग है भारत में, मेरठ से दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, है ना, मांडला, झांसी है, हर एक क्षेत्र में जो नॉर्दर्न पार्ट है वो कहाँ पे क्या हुआ कि बहुत बड़े संख्या में क्या हुआ कि रिवॉल्ट होने लगा ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में। द ब्रिटिश वेर ग्रेटली outnumbered by the rebel forces,
दे वेयर डिफीटेड इन नंबर ऑफ बैटल्स। कह रहा है ब्रिटिश को अब क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ा, है ना, बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या करना पड़ा, विरोध का सामना करना पड़ा, बहुत सारा युद्ध क्या हुआ, एक साथ लड़ना पड़ा। This convinced the people that the rule of the British had to collapse for the good and gave them confidence to take the plunge and join the uprising। अब क्या हुआ कि ये अब लोगों को क्या हुआ कि ये भरोसा होने लगा कि इतना ज़्यादा जो विरोध हो रहा है, ये रिवॉल्ट है, वो क्या हुआ कि अब एक समय बहुत नज़दीक आ गया कि अब जो ब्रिटिशर्स है उनका जो राज्य है अब क्या होगा, भारत से समाप्ति की ओर, मतलब अब उनको लगने लगा कि जो रिवॉल्ट है वो क्या होगा, ब्रिटिशर्स को यहाँ से बाहर उखाड़ फेंकेगा। A situation of the widespread popular uprising developed in the region of Awadh. In particular, on 6 August 1857, we find telegrams sent by the Lieutenant Colonel Taylor to his commander-in-chief expressing the fear of felt of the British. Our men are caught by the numbers of opposed to them and endless fighting. Every village is holding against us. The zamindar have risen to oppose us. अब कह रहा है कि 6 अगस्त 1857 में जो है वो एक टेलीग्राम भेजा गया लेफ्टिनेंट कॉलोनियल टेलर के द्वारा अपने कमांडर को। उनको ये भय होने लगा, ब्रिटिशर्स को ये भय होने लगा कि उनके लोगों को क्या किया गया कि यहाँ पर उखाड़ फेंका जा रहा है, मतलब ब्रिटिशर को क्या कर रहा है, एक के बाद एक क्या दूसरे हर जगह से क्या किया गया है, यहाँ से उखाड़ खदेड़ दिया गया है। और क्या हुआ कि जमींदार भी क्या हुआ कि जो पूरा का पूरा गांव है, पूरा का पूरा जो जमींदार है वो भी क्या हुआ कि इस रिवॉल्ट में शामिल हो रहा है। तो उनको ये भय होने लगा कि अब जो उनका कॉलोनियल रूल था वो क्या होगा, अब यहाँ पे समाप्त होने वाला है। Many new leaders came up. For example, Ahmadullah Shah Molvi from the Faizabad professed that the rule of the British could come to an end soon। अब कह रहा नए नए लीडर्स उभर के आने लगे, अलग अलग क्षेत्र से जो है नए नए लीडर्स जो क्या हुआ कि इस रिवॉल्ट का नेतृत्व कर रहे थे वो क्या हुआ कि अब उभर के आने लगे, जैसे मौलवी फैजाबाद का। और जो ब्रिटिश है उनको ऐसा वो लोगों को बोलने लगे कि अब जो ब्रिटिश राज जो है अब वो क्या हुआ कि अपने पतन की ओर है, अब उनका समाप्ति तय है। जिससे क्या हुआ लोगों के बीच क्या हुआ कि यूनिटिज्म, मतलब क्या हुआ उनको क्या लगने लगा कि और कॉन्फिडेंस आने लगा, वो और क्या हुआ कि दृढ़ संकल्प से अब रिवॉल्ट में शामिल होने लगे। He caught the imagination of the people and raised a huge force supporters। अब क्या हुआ कि अब लोगों को वो सपना दिखाने लगे कि अब जब ब्रिटिशर्स नहीं रहेंगे तो उनका फिर से क्या होगा, वो अच्छा दिन आ जाएगा। तो जिसके कारण क्या होगा पूरे जोश से क्या हुआ लोग क्या हुआ कि इस रिवॉल्ट में शामिल होने लगे। जो कॉमन लोग थे वो भी क्या हुआ कि इस उम्मीद में इस रिवॉल्ट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगे। He came to Lucknow to fight the British. In Delhi, a large number of Ghazis and the religious warriors were together to wipe out the white people। अब कह रहा है कि वो लखनऊ आए ब्रिटिश से लड़ते लड़ते, कह रहा है दिल्ली में भी जो ज़्यादातर जो नंबर थे गाजीज के, जो क्या हुए थे धार्मिक वॉरियर्स थे, जो गाजीज थे वो क्या थे धार्मिक वॉरियर्स थे। और क्या कह रहा है कि वो भी जो है अंग्रेज़ों को खदेड़ने के लिए यहाँ पर आ गए। कह रहा बकत खान जो सोल्जर था बरेली का वो भी क्या हुआ चार्ज लिया। फाइटर्स हु केम टू दिल्ली, he became the key military leader to the uprising in Bihar, and old zamindar Kunwar Singh joined the rebel supplies and the battled with the British for many months। Leaders and the fighters from across the land joined the fight। अब कह रहा अलग अलग हिस्सा से, जैसे बकत खान जो है बरेली से आया, ठीक है ना, दिल्ली तक वो रिवॉल्ट को क्या हुआ नेतृत्व किया, अपने साथ क्या हुआ एक सेना लेके आया। उसी तरह अगर हम लोग बिहार में बात करें तो एक बूढ़ा जमींदार बाबू कुंवर सिंह था, वो भी क्या हुआ कि महीनों तक इस रिवॉल्ट में शामिल रहा, ठीक है ना, अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा परेशान किया, क्षति पहुंचाया। तो हम लोग देख सकते हैं कि देश में क्या हुआ कि अलग अलग हिस्सों में जो अलग अलग सेक्शंस के जो लोग थे वो क्या हुआ कि इस रिवॉल्ट में शामिल हुए, और अंग्रेज को जो है अपना शासन खोने का एक भय जो है वो उनके मन में जगा चुके थे। इस रिवॉल्ट के द्वारा क्या हुआ कि एक भय उनके मन में पैदा हो गया था। अब कंपनी फाइट्स बैक। अब कह रहा है कि कंपनी जो है क्या हुआ कि फिर से फाइट बैक करती है, देखते हैं कैसे। Unworried by the scale of the upheaval, the company decided to repress the revolt with all its might। It brought reinforcement from England, passed laws। So अब क्या हुआ कि इस रिवॉल्ट को दबाने का क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स पुरजोर कोशिश की। वो अंग्रेज से क्या हुआ कि अपनी सेना की टुकड़ियों को यहाँ भारत
मंगवाई, क्योंकि वो इतने आसानी से क्या हुआ कि ये जो जमाया उनका जो साम्राज्य था उसको वो खोना नहीं चाहती थी, वो भी अपना पूरा ताकत यहाँ पर लगाने लगी। लेकिन क्या हुआ कि कह रहा द रिबेल कुड बी convicted with ease and moved into the storm centers at the revolt. Delhi was captured from the rebel force in September 1807. कह रहा है कि ये जो टुकड़ियाँ जो हुआ कि कंपनी जो है क्या हुआ कि ब्रिटेन से अपना जो टुकड़ी मंगाई थी सेना का, वो क्या हुआ कि फिर से दिल्ली को सितंबर 1857 मतलब मई से लेके सितंबर तक जो है वो क्या हुआ कि वो मतलब क्या हुआ कि वो रिवॉल्ट में सत्ता खो चुकी थी। लेकिन क्या हुआ सितंबर में फिर से वो क्या कि वहाँ पर दिल्ली पर कब्जा करने में कामयाब रही। और जो आखिरी मुगल एम्पायर थे बहादुर शाह जफर जो है उनको कोर्ट में बुलाया गया और उसको क्या गया लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट कर दिया गया, मतलब आजीवन कारावास में डाल दिया गया। और ही एंड हिज वाइफ बेगम जिन्नत महल वेयर सेंट टू प्रिजन इन रनगांव अक्टूबर 1850। और उनकी वाइफ को जो है क्या हुआ बेगम जिन्नत महल को जो है वो क्या हुआ कि रनगांव में वहाँ पर भी जेल में भेज दिया गया। बहादुर शाह जफर जो है वो रनगांव जेल में मर गए 1862 में। द कैप्चर ऑफ दिल्ली हाउएवर डिड नॉट मीन दैट द अपराइजिंग died down after that people continued to resist and battle of the British had to fight for the 2 years to suppress the massive force of popular uprising। अब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सितंबर 1857 में जब फिर से एक बार दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया था तो ये जो रिवॉल्ट चलते आ रहा था, रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। कह रहा है कि अंग्रेज को लगभग 2 साल लग गया इस रिवॉल्ट को पूरी तरह से समाप्त करने। अगर वो दिल्ली को कैप्चर कर लिए लेकिन आसपास के क्षेत्र में ये रिवॉल्ट जो है वो क्या वाकई चालू था, जारी था, ठीक है ना। लोग क्या कर रहे थे, इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे 2 साल अंग्रेजों को लगा इस रिवॉल्ट को पूरी तरह से समाप्त करने में। कह रहा है लखनऊ वाज टेकन इन मार्च 1815। कह रहा है कि लखनऊ पर वापस जो है कब्जा जो है मार्च 1858 में किया गया। रानी लक्ष्मीबाई को क्या किया, हरा के मार दिया गया जून 1858 में। कह रहा है इफ सिमिलर फेट अवेटेड रानी अवंती बाई। कह रहा है इसी तरह का कुछ घटना रानी अवंती बाई के साथ हुआ है, जो शुरू में जीती थी खेरी को, और जो है वो क्या हुआ कि जब वो चारों तरफ से क्या हुआ अंग्रेजों के द्वारा घिर गई थी तो वो खुद को क्या हुआ कि वो खुद को मार ली। मतलब वो अंग्रेज के हाथ मरने से भला उनको लगा कि वो खुद के हाथ से मार ले, ठीक है। तानिया तोपे जो है वो क्या जंगल से चला गया सेंट्रल इंडिया में और वहाँ पर गुरिल्ला वार मतलब छिप छिप के जो है वो क्या वहाँ के ट्राइबल्स और किसान के समर्थन से क्या हुआ वो गुरिल्ला वार करते रहा किस पे, अंग्रेजों पे। और कह रहा है कि बाद में उसको भी पकड़ लिया गया और अप्रैल 1859 में उसको भी क्या किया गया, मार दिया गया। तो ये जो 1857 से जो युद्ध चलते आ रहा था ये लगभग 2 साल 1859 तक चलते रहा, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि गुरिल्ला वार किया, ठीक है ना। तानिया तोपे कह रहा जस्ट एज द विक्टोरियस against the British had earlier encouraged uprising, the defeat of the rebel forces encouraged discretion. The British had tried their best win back loyalty of the people. They announced rewards for the loyal land holders would be allowed to continue the enjoy traditional right over the land। अब कह रहा है कि ब्रिटिश अब क्या रहा है कि फिर से एक बार क्या कर रही थी, विश्वास जीतने का कोशिश करना चाह रही थी। जो लॉयल लैंडलॉर्ड्स थे उनको क्या हुआ कि ज़मीन वापस दे दिया गया, ठीक है। फिर से उनको क्या किया गया, जमींदारी करने के लिए उनको ज़मीन दे दिया गया। और जो क्या हुआ कि those who had rebelled were told that if they submitted to the British, if they had not killed any white people। अब कह रहा है कि वो बोले कि जो लोग इस रिबेल में शामिल थे, ये रिवॉल्ट में शामिल थे, अगर वो किसी अंग्रेज को नहीं मारे होंगे तो उनको क्या किया जाएगा, उनको स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा। They would remain safe and their rights and claim to land would not be denied। कह रहा है कि उनको स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा और उनका जमीन भी उनको क्या किया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। कह रहा है कि सैकड़ों सिपाही रेबल्स नवाब राजाज वेयर ट्राइड एंड हैंग्ड। कह रहा है कि सैकड़ों सिपाही को, राजाज को, जमींदार को क्या किया गया, फांसी पे लटका दिया गया, ठीक है ना, रिवॉल्ट के बाद। कह रहा है आफ्टर मैच द ब्रिटिश हैड रिगेन्ड कंट्रोल द कंट्री बाय द एंड ऑफ 1859 but they could not carry on ruling the land with the same policies anymore। कह रहा है ब्रिटिश को 2 साल तो लग गया। 1859 में वो क्या किए, पुनः कब्जा कर ली पूरे देश पे फिर से।
लेकिन अब उनको ऐसा एहसास होने लगा कि इस पॉलिसीज के साथ जो अभी तक वो गवर्न करते आ रही है, इस पॉलिसीज के साथ क्या हुआ कि वो आगे गवर्न नहीं कर सकती है। गिवन बिलो आर द इंपॉर्टेंट चेंजेस दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश। अब कह रहा है कि ब्रिटिश के द्वारा जो है कुछ चेंजेस जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद जो किया गया वो यहाँ पर है। The British Parliament passed a new Act 1858 and transferred the power of East India Company to the British Crown in order to ensure more responsible management of Indian affairs. अब कह रहा है ब्रिटिश संसद जो है 1858 में एक एक्ट लेके आई जिससे जो पावर था, जो यहाँ पर रूल था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको अब क्या हुआ कि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत ले लिया गया, है ना, ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत अब उसको ले लिया गया और एक मेंबर को ब्रिटिश कैबिनेट के द्वारा अपॉइंट किया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो क्या हुआ कि भारत में आएगा और क्या वही सारा मतलब भारत में जितना भी मैटर्स है, जितना भी यहाँ पर क्या हो रहा है कि चीज़ें हो रही है, उसके लिए अब क्या होगा, वही रिस्पॉन्सिबल होगा। कह रहा है ही वॉज गिवन द काउंसिल टू एडवाइस हिम कॉल द इंडियन काउंसिल। कह रहा है उनको जो है वो क्या कि भारतीय काउंसिल को एडवाइस करने का भी पूरा हक था, ठीक है। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया given the title of viceroy and the personal representative of the crown. Through these measures the British government accepted direct responsibility for ruling India. अब कह रहा है कि जो गवर्नर जनरल था इंडिया का, उसको एक टाइटल दे दिया गया वाइस रॉय, पावर का ट्रांसफर हो गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या हुआ ब्रिटिश क्राउन में। अब क्या हुआ और एक सेक्रेटरी को यहाँ पर क्या किया गया, नियुक्त कर दिया गया, जो जितने भी इंटरनल मैटर्स हो रहे हैं भारत के अंदर उसका क्या हुआ कि वो रिस्पॉन्सिबल था, उसको देख रेख करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल था। तो अब क्या हुआ सिर्फ पावर का ट्रांसफर हो गया, मतलब जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुआ वो तो एक ट्रेडर्स थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्या कर रही थी, शोषण कर रहे थे, जिससे अब क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये भय होने लगा कि इतना ज़्यादा शोषण से क्या होगा, वो सत्ता को फिर से कोई रिवॉल्ट आ जाएगा 1857 ऐसा, और वहाँ पर क्या होगा इनका कॉलोनी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए क्या हुआ कि उसमें कुछ लिबरल होते हुए जो है वो पावर को ट्रांसफर कर दी किसके पास, ब्रिटिश क्राउन के पास, और यहाँ पर सेक्रेटरी को और गवर्नर जनरल का जो पद को बदल के वाइसराय कर दिया गया। All ruling chiefs of the country were assured that the territory would not be annexed in future. They were allowed to pass on their kingdom टू देयर हायर्स इंक्लूडिंग एडॉप्टेड सन। अब कह रहा है कि अब देखिए थोड़ा थोड़ा नरमी भी आ गया, ठीक है ना। अब एक रूल क्या बनाया गया कि जो शासक हैं वो क्या कर रहे हैं कि अपने राज्य को चला सकते हैं बिना किसी हस्तक्षेप का, और उनके एडॉप्टेड सन मतलब जो उनके गोद लिया हुआ पुत्र भी है वो भी क्या होगा, उनके बाद उनका राजा हो सकता है, उनका उत्तराधिकारी होगा। However, they were made to acknowledge the British Queen as the sovereign paramount. Thus the Indian ruler were to hold the kingdom as the subordinate of the British crown. अब कह रहा है कि वो शासन कर सकते हैं, लेकिन जैसे पहले क्या हुआ कि किसके नेतृत्व में, वो मुगल शासक के नेतृत्व में करते थे, ठीक है, उसी तरह जो है वो क्या हुआ ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत में वो अपने राज्य को क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं, लेकिन उनका जो हेड होगा वो क्या होगा, ब्रिटिश क्राउन होगा। मतलब उनका जो भी नियम कानून वहाँ पर बनेगा वो क्या होगा, ब्रिटिश संसद के द्वारा ही बनेगा, उसी को उनका पालन करना पड़ेगा। It was decided that the proportion of the Indian soldiers in the army would be reduced, the number of European soldiers would be increased. अब दूसरा चीज कदम क्या उठाया गया कि अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जो सेना है उसमें क्या होगा, यूरोपियन आर्मीज को शामिल किया जाएगा, इंडियन को कम किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये जो रिवॉल्ट हुआ था ये क्या हुआ, सिपाही के द्वारा ही शुरू हुआ था 1857 का, इसलिए जो भय हो गया कि अगर हम ज़्यादा नंबर्स में इंडियन सोल्जर्स को रखेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, फिर से ऐसा रिवॉल्ट होने का संभावना हो सकता है। It was also decided that instead of the recruiting soldiers from Awadh, Bihar, Central India and South India, more soldiers would be recruited from among the गोरखाज, सिख एंड पठान। अब कह रहा है कि पहले जो इंडियन सोल्जर्स को जो लिया जाता था वो किस क्षेत्र से लिया जाता था, अवध से, बिहार से, है ना, सेंट्रल इंडिया से, साउथ इंडिया से, लेकिन कह रहा है कि अब इसके बदला जो सिपाही का जो भर्ती होगा उसमें किनको मौका दिया जाएगा, अब उनमें गोरखाज होंगे, सिख होंगे, पठान होंगे, मतलब इन सारे क्षेत्र के सिपाही को अब लिया जाएगा, जो क्या हुआ 1857 के रिवॉल्ट में शामिल नहीं थे। The land and the property of the Muslims were
confiscated on a large scale that they were treated suspicious or shady. The British believed that they were responsible for the uprising. अब कह रहा है कि जो लैंड और प्रॉपर्टी जो मुस्लिम का था, ठीक है ना, जो बड़े स्तर पे क्या किया गया कि उनको छूट दे दिया गया कि क्योंकि उनको लगा कि जो ये रिवॉल्ट हुआ था उनमें कह रहा है कि इनका बहुत बड़ा योगदान था, मुस्लिम कम्युनिटी का जो है बहुत बड़ा योगदान था। द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट द कश्मीरी रिलीजियस। अब कह रहा है कि किसी भी तरह का धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम नहीं किया गया। ऐसा जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या हुआ, एक लॉ पास की कि किसी भी तरह का धार्मिक या तो सामाजिक क्या हुआ कि किसी भी तरह का अब कोई भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया जाएगा। और कुछ पॉलिसीज लाया गया कि लैंडलॉर्ड्स एंड द जमींदारी एंड गिवन देम सिक्योरिटी टू राइल ओवर द लैंड। अब कह रहा है कि जिनके पास जमींदारी था, लैंडलॉर्ड्स दो थे, उनके पास उनके नीति को रक्षा करने के लिए जो सरकार उनका सपोर्ट करेगी, मतलब अब उनसे क्या होगा, उनको कर में छूट दिया जाएगा, उनके सपोर्ट में हमेशा ब्रिटिश क्राउन रहेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट रहेगी। कह रहे हैं इन जून 1857 द रिबेल फोर्स बिगेन siege of the residency. A large number of British women and men and children were taken shelter in the building. There the rebels surrounded the company and bombarded the building cell. यहाँ पे जो है ये हमारा चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।